जय श्री राम। आज से हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है और वो सारी की सारी सीरीज नवांश कुंडली के ऊपर है। यहाँ नवांश को ही क्यों लिया गया है पहले? अब तक हमने लगन कुंडली में बहुत सारे ग्रह कहाँ बैठे हैं, मुख्य ग्रहों की क्या योजना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या सब कुछ की बहुत सारी डिटेल्स में हमने उसकी वीडियो बनाई है। आपने अभी तक वो देखी भी होंगी। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो नवांश कुंडली का आता है। और नवांश कुंडली आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है और वो सामने आपके खड़ा हुआ है, लेकिन उसका आपको शरीर दिखाई देता है और उसके भीतर जो प्राण है और जो आत्मा है वो आपको दिखाई नहीं देती, तो आप समझ लीजिए वो नवांश है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। यानी किसी व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है, उसकी आत्मा, उसके मन मस्तिष्क, उसके प्राण को जानना ही नवांश कुंडली है। एक व्यक्ति आपको सामने से बहुत अच्छा डील डॉल दिख सकता है, लेकिन अंदरूनी रूप से वो क्या है, ये उसका नवांश ही आपको बताता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अगर किसी को लगन कुंडली देखनी है तो वह बिना नवांश कुंडली के ना देखे। मेरे गुरु श्री के.एन. राव हमेशा ये कहते हैं कि जो व्यक्ति विशेष लगन कुंडली को देखता है और नवांश कुंडली को नहीं देखता, तो उसको समझिए वह हवा में तीर मार रहा है कि भाई मैं 10 बार मारूंगा तो 2-3 बार तो लग ही जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें 80 to 90 और 100% की एक्यूरेसी चाहिए तो आपको लगन कुंडली के साथ नवांश कुंडली देखनी आनी चाहिए। और इसकी सबसे पहले बात दिमाग में कब आती है कि हमने देखा है कि एक ही लगन में बहुत सारे व्यक्ति पैदा हो गए। 2 घंटे का एक लगन है, उसमें कई सारे व्यक्ति विशेष पैदा हो गए, लेकिन फिर भी उनका भाग्य अलग अलग क्यों है? तो हमने सबसे पहले देखा कि 2 घंटे की एक कुंडली के अंदर यदि 30 डिग्री का एक लगन है, उस लगन के अगर हम 9 हिस्से कर देते हैं तो 3 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से उसके 9 हिस्से होते हैं, यानी 9 नवांश हमारे पक्के हैं। अब बात आती है नवांश ही क्यों? नवांश का मतलब ही सीधा सीधा ये है कि किसी चीज के नव अंश, उन नव अंश को हम देख रहे हैं। ये नव अंश हमें कहां से पता लगते हैं कि एक राशि के 4 चरण होते हैं, वो भी 3 डिग्री 20 मिनट। एक नक्षत्र के 4 चरण हो रहे हैं 3 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से। ठीक है, एक राशि के अंदर हम अगर पॉजिटिवली देखें, पूरा देखें तो 9 चरण आ जाते हैं, क्योंकि एक राशि में 3 नक्षत्र समाहित हो सकते हैं, लेकिन वो नक्षत्र भी 3 डिग्री 20 मिनट के ही हैं। ऐसा ही नवांश है कि अगर आपको किसी चीज की बारीकी में जाना है तो आपको नवांश में जाना ही पड़ेगा। बिना नवांश के आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कुंडली सामने बन के आई। आपने बहुत बार देखा होगा, आप हमेशा इस चीज को नोट करना कि हर ग्रह की एक डिग्री होती है। वो डिग्री उसकी अवस्थाओं को बताती है। अभी तक आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि ग्रह सूर्य से अस्त हो गया क्योंकि वो डिग्री कली आसपास था। आपने देखा ये मृत अवस्था का ग्रह है, ये बाल्यावस्था का ग्रह है, ये युवावस्था का ग्रह है, ये वृद्धावस्था का ग्रह है, लेकिन इनसे भी बहुत कुछ बढ़कर है। शास्त्र कहता है अगर आपको कोई घटना लगन कुंडली में लगती दिखाई दे रही है और वो नवांश कुंडली में घटित नहीं हो रही, तो वो घटना फिर होगी नहीं। लेकिन अगर वो घटना लगन कुंडली में भी दिखती है और नवांश में भी दिखती है, तो आप श्योर हो जाइए आपका ये काम होगा जरूर। इसके अतिरिक्त लगन कुंडली में इतनी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन नवांश में ज्यादा दिखाई दे रही है, तो भी आपके साथ वो घटना जरूर घटेगी। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है, इसलिए इसको हम नव अंश यानी नवांश कुंडली कहते हैं। जो लगन कुंडली है तो उसमें शरीर है, उसमें बहुत सारे लोग एक ही लगन में पैदा हो सकते हैं, लेकिन सबका भाग्य पृथक क्यों है? क्योंकि 9 नवांश है, 10 दशमांश है, 7 सप्तांश है। इस पर बहुत डिटेल्स में आगे हम बात भी करेंगे, लेकिन विषय हमारा नवांश का है, तो इसके हम एक भाव के 9 टुकड़े कर सकते हैं। क्योंकि एक ग्रह अगर किसी भाव में बैठ गया है तो वो ग्रह उस भाव के अंदर किसी डिग्री में बैठ गया है, और उस डिग्री से ही कैलकुलेट करके हम नवांश तक पहुंच सकते हैं। आजकल बहुत ईजी हो गया ये सब कुछ कि ये जानना, पहले तो पूरा नोटिस करना पड़ता था, पेज निकालो, उस पर लिखो, बहुत लंबी कैलकुलेशन, तब नवांश कुंडली बनती थी। अब एक क्लिक पे आप कंप्यूटर पे जाइए, सॉफ्टवेयर में डालिए, नवांश कुंडली मिल जाती है। यानी मैन्युअली कैलकुलेशन से सॉफ्टवेयर ने बचा लिया। अब तो हम उसको देखना, पढ़ना और फलित करना आना चाहिए। ये है हमारी नवांश कुंडली कि जब 9 भाग हम एक हिस्से कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उस दौरान पैदा होने वाले बच्चों के कहीं ना कहीं भाग्य तो अलग अलग हो गए, क्योंकि नवांश अलग हो गए। फिर भी इसमें एक चीज आती है कि पर्टिकुलरली एक ही समय पे अगर पैदा हो रहा है व्यक्ति, फिर भी उनके भाग्य अलग हैं, तो इसको हम कहते हैं देश काल पात्रता।
कि एक व्यक्ति पैदा हुआ है किसी ड्राइवर के यहाँ और एक व्यक्ति पैदा हुआ किसी बिजनेसमैन के यहाँ, तो बिजनेसमैन का माइंड शुरू से एक ही चीज़ को कहता है कि मुझे इस बच्चे को बड़ा होकर बिजनेसमैन बनाना है, इसको मुझे जीवन में कुछ बड़ा बनाना है। लेकिन एक ड्राइवर जिसके यहाँ पे चीज़ होता है वो इतनी लंबी चीज़ नहीं सोचता, वो सोचा कि बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अपनी तरह काम नहीं कराऊंगा, मैं ये ज़िंदगी में ड्राइवर ही नहीं करेगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो उसकी जो सोच है वो उस लेवल तक नहीं जा सकती जिस लेवल तक बिजनेसमैन की सोच जा सकती है। क्योंकि एक ड्राइवर अगर महीने में 40-50 हज़ार कमाता है, बिजनेसमैन महीने में 10 से 20 लाख भी कमाता है, तो वह 40-50 हज़ार वाले आदमी की सोच 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक सीमित हो जाके ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो 20 लाख वाला 50 लाख की सोच रखता है। और वही सोच, वही संस्कार, वही स्थितियाँ सारी पूरे जीवन उसको सिखाई जाती हैं। ये है नवांश कुंडली के साथ देशकाल पात्रता। इसलिए किसी भी कुंडली में अगर लगन है तो उसको नवांश में स्थिति देखो, ग्रह है तो उसकी नवांश में स्थिति जरूर देखो। अगर आप उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि मेरा तो ये रूल है, मैं तो अपने गुरु को फॉलो करता हूँ, मैं किसी भी कुंडली को, मेरे सामने कोई कुंडली रख दे और मेरे पास कमेंट कर देता है गुरुजी मेरे सप्तम भाव में शनि यहाँ बैठा हुआ है, उसको मंगल देख रहा है, मेरा ये वाला लगन है, इतनी डिग्री का है, मैं ऐसे कोई भी सवाल का जवाब कमेंट में नहीं देता। क्योंकि मेरे सामने जब तक पूरी कुंडली नहीं होती, मैं उस प्लैनेट्स की पूरी स्थिति नहीं देख लेता, मैं इसको वर्ग कुंडली में नहीं देख सकता, उसकी डिग्री नहीं देख लूँगा, तब तक मैं उसका फलित कैसे करूँ। और ऐसे में मैं अगर उन लोगों को जवाब दूंगा तो वो जवाब नहीं है, उनको लगेगा कि गुरुजी ने जवाब दे दिया, लेकिन वो जवाब नहीं है, वो धोखा है। इसलिए मैं ऐसे किसी भी सवाल का जवाब किसी व्यक्ति को कमेंट में नहीं देता हूँ। अगर आप ऐसे कोई भी कमेंट करते हैं तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक पूरी कुंडली, पूरा खाका, पूरा व्यक्ति विशेष मेरे सामने ना हो तो मैं उसके बारे में क्या बताऊँ। तो ये था एक शुरुआत के भी नवांश कुंडली है क्या और कैसे देखते हैं, क्या करते हैं। ये बाकी वर्ग कुंडलियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। शास्त्र कहता है जब भी आप कोई चीज़ लगन में देखो तो उसे नवांश में जरूर देखो। लगन में घटना हो रही है, नवांश में उसकी पुष्टि करो तो आपको श्योरिटी हो गई भाई इसका ये काम होना है। शास्त्र कहता है लगन कुंडली को 3 तरीके से देखा जाता है। लगन से देखते हैं, चंद्र से देखते हैं, सूर्य से देखते हैं। वो कहता है लगन बहुत वीक है तो चंद्रमा से कुंडली देखो, चंद्रमा बहुत वीक है तो सूर्य से कुंडली देखो। सामान्य तौर पर लगन से ही देखते हैं। चंद्रमा और सूर्य को भी किसी भी कुंडली के लिए देखना अनिवार्य है, क्योंकि लगन हमारा शरीर है, चंद्रमा हमारा सोच विचार है और सूर्य हमारी आत्मा है। इसलिए शास्त्र के अंदर आप पुराने समय में जिन पे कुंडलियां हैं उनकी लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली तीनों ही पंडित बनाते थे। लेकिन उनको बनाने के बाद भी, उनको देखने के बाद भी हमें नवांश देखना है। हम देखेंगे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, वो कितना बली है। आपने देखा कि लगन कुंडली में ग्रह नीच का है, आप चिंता में आ गए। लेकिन अगर वही ग्रह नवांश कुंडली में बेहतर है तो समझ लीजिए वो पॉजिटिव है, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। लगन कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है लेकिन नवांश में उसका बल बढ़ गया है, अच्छी बात है। लगन कुंडली में ग्रह पीड़ित है, नवांश में भी पीड़ित हो गया तो समझ लीजिए वो प्लेनेट खराब हो गया। लगन कुंडली में बली है, नवांश में और बली हो गया या बली ही हो गया तो समझ लीजिए उस प्लेनेट की दशा आपके जीवन में बहुत राइज करेगी। यानी अंततः नवांश कुंडली का सबसे पहला और प्रथम प्रयोग किया जाता है ग्रहों का बल देखने के लिए, ग्रहों की स्ट्रेंथ देखने के लिए कि आपका ग्रह जो लगन कुंडली में दिख रहा है। इसमें लोग बाग कहते हैं गुरुजी मेरी शनि की महादशा चल रही है, मेरा शनि उच्च का है मैं फिर भी परेशान हूँ, या मेरी शनि की महादशा चल रही है, मेरा शनि नीच का है लेकिन मैंने फिर भी राइज किया। ये सभी ग्रहों के साथ नियम है। तो आखिर क्यों राइज और क्यों डाउनफॉल, क्यों उच्च के ग्रह में प्रॉब्लम, क्यों नीच के ग्रह में राइज, ये इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नवांश कुंडली ही दे सकती है। इसलिए पहले लगन देखें, जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उस प्लेनेट का स्थिति पहले लगन कुंडली में हम देखेंगे, फिर उसी स्थिति को उठा के हम नवांश में देखेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और बहुत डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और उसके आधार पर हम बताऊंगा। अब बहुत आम तौर पर ग्रहों, व्यक्तियों ने सुना होगा वर्गोत्तम ग्रह, इसको हम कहाँ से देखते हैं, इसको भी हम नवांश से देखते हैं। वर्गोत्तम ग्रह, अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में फॉर एग्जाम्पल सिंह राशि में बैठा और नवांश में भी वो सिंह राशि में बैठा, भाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं नंबर, 5 नंबर में अगर कोई ग्रह बैठा है और वही ग्रह नवांश में भी 5 नंबर में ही बैठा है, जहां पे 5 लिख रहा है वहीं पे बैठा है, तो समझ लीजिए वो ग्रह वर्गोत्तम है, यानी वर्गों में उत्तम। उस ग्रह का बल बढ़ गया है, वो ग्रह एक बेहतर प्रयास, बेहतर परिणाम देने में सक्षम है। आपकी कुंडली में मान लीजिए कोई ग्रह अस्त है तो वह ग्रह सूर्य से अस्त होगा, लेकिन अगर वो ग्रह नवांश कुंडली में सूर्य से दूर बैठा है कहीं,
उसके निकट ना होकर दूर बैठा है, तो उस अस्त ग्रह का प्रभाव भी फिर कम ही माना जाता है। ये भी नवांश का फायदा है। ग्रह उच्च का है, लगन में नवांश में नीच का है, तो उसका डिमोशन हो गया। ग्रह लगन कुंडली में नीच है, नवांश में स्वराशि का या उच्च का हो गया, तो उसका प्रमोशन हो गया। लगन कुंडली में शत्रु राशि में है, नवांश में मित्र राशि में हो गया, अच्छा हो गया, उसका प्रमोशन हो गया। लगन कुंडली में मित्र राशि में बैठा है, नवांश में खराब हो गया, शत्रु राशि नीच का होगा, तो उसका डिमोशन हो गया। लगन कुंडली में स्वराशि में बैठा हुआ है, ग्रह बली है, लेकिन नवांश में वो शत्रु की राशि में खराब भावों में पीड़ित हो गया, तो उस प्लेनेट का डिमोशन हो गया, वो खराब हो गया। इसलिए शुभ ग्रहों की स्थितियों को नवांश में देखें कि जो लगन कुंडली में शुभ ग्रह हमारे लिए दिखता है, अगर वो नवांश में भी शुभ ग्रह है, तो ऐसे ग्रह की दशा राइज कराएगी। इसके विपरीत लगन में शुभ है, नवांश में शुभ नहीं है, राइज नहीं कराएगी। लगन कुंडली में अशुभ है, नवांश में शुभ हो गया है, तो पहले प्रॉब्लम होगी, बाद में राइज करेगा, ये भी पक्की बात है। लगन कुंडली में भी अशुभ है, नवांश में भी अशुभ हो गया है, तो राइज नहीं होगा, उस दशा में पतन होगा, डाउनफॉल होगा। इसी में हम बहुत सारी बात आपने सुना होगा, पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश सामान्य तौर पर मोटी परिभाषा में देखें, जो भी ग्रह नवांश कुंडली में शुक्र बुध और गुरु की राशियों में बैठ जाते हैं, ऐसो ग्रहों को हम पुष्कर नवांश का ग्रह कह देते हैं कि ये ग्रह पुष्कर, एक पवित्र चीज को हम पुष्कर से जोड़ते हैं कि ऐसे ग्रह के अंदर बल बढ़ गया। जैसे हम ग्रहों को वर्गोत्तम देखते हैं, ऐसे हम लगन को भी वर्गोत्तम देखते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली मेष लगन की है, उसकी नवांश कुंडली भी मेष लगन की है, तो क्या हुआ, लगन में स्ट्रेंथ बढ़ गया। फिर हमने देखा उसका ग्रह का मालिक कौन है, मंगल है लगन का मालिक। मंगल लगन कुंडली में भी बली है, नवांश में भी बली है, तो क्या हुआ, लगन भी बली हुआ, नवांश कुंडली का में लग्नेश भी बली हो गया। इसके विपरीत मान लीजिए लगन वर्गोत्तम है, लग्नेश वर्गोत्तम नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन लग्नेश लगन कुंडली में भी पीड़ित हुआ, नवांश में भी पीड़ित हो गया, तो क्या हुआ, उस ग्रह का बल कम हो गया। किसका, लग्नेश का बल। लगन अभी भी बली है, क्योंकि लगन हमारी इच्छा है, ठीक है, और लग्नेश हमारी इच्छा पूर्ति है। लगन चाहता है कुछ करना, लेकिन लग्नेश नहीं चाहता है कुछ करना। तो ये चीजें हमें नवांश से ही पता लगती हैं। इसलिए बहुत ब्रॉड, बहुत वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसको बहुत तरीके से एक एक चीज को लेकर आपको चलूंगा। ये पूरी सीरीज काफी लंबी होने वाली है, इसलिए उसको देखिए, अपनी कुंडलियों को निकालिए, उसको देखिए कि मुझे कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उसका क्या रिजल्ट होता है, ये सब कुछ मैं नवांश में बताऊंगा। नवांश का एक हिस्सा विवाह भी कहलाता है। स्पाउस, आप अधिकतर देखेंगे कंप्यूटर की कुंडली पे लिखा होता है जीवन साथी, स्पाउस, विवाह, वैवाहिक जीवन, यानी पहले नवांश कुंडली का प्रयोग करते हैं हम ग्रहों का बल देखने के लिए। दूसरी स्थिति, विवाह और वैवाहिक संबंध हमें नवांश कुंडली से ही 100% दिखाई देते हैं। कुंडली के अंदर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं दिख रही, आपने किसी पंडित को दिखाया, उसने कहा इसका वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन आपने कहा इसका तो अभी 6 महीने पहले तलाक ही हो गया, तो क्या हुआ, उसकी नवांश कुंडली ने उस बात का जवाब दिया। इसलिए ब्यूटी ऑफ मैरिज, विवाह चलेगा नहीं चलेगा, कैसा रहेगा विवाह वैवाहिक संबंध, तलाक होगा या नहीं होगा, शादी चलेगी या नहीं चलेगी, एक शादी होंगी, 2 शादी होंगी, प्रेम शादी हो गई, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, अंतर जातीय विवाह होगा, अंतर धर्म से अलग होगा, इंटरकास्ट होगा या इंटर रिलीजन होगा, कहाँ से पता लगेगा, नवांश से। इसलिए नवांश एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें इन सारी चीज़ों के जवाब अब आपको आगे की सीरीज पे टॉपिक वाइज टॉपिक मैं देता रहूँगा। तो ये थे वो एक बहुत सारे रोचक और अहम सूत्र जो नवांश कुंडली को शुरुआत में आपको जानने चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या ये नवांश। लोगों के मन में एक सवाल आता है, भैया नवांश आखिर है क्या, इसके बारे में सुना तो बहुत है, कुंडलियों में भी प्रिंट आउट निकले हुए होते हैं, लेकिन ये है क्या, तो उसको एक समझाने का प्रयास मैंने आज आपको यहाँ किया है। अब इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। जय श्री राम।